हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं संक्रमण तत्व डी ब्लॉक की पहली हेडिंग आवर्त सारणी में स्थान। ठीक है, 8वें चैप्टर की पहली हेडिंग है आपकी आवर्त सारणी में स्थान। ठीक है, आवर्त सारणी का बड़ा मध्य भाग डी ब्लॉक से घेरा हुआ है। ठीक है, जब आप आवर्त सारणी देखेंगे तो उसका जो मध्य का भाग होगा वह डी ब्लॉक से घिरा रहता है और किनारे जो हैं उसके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक स्थित होते हैं। तो डी ब्लॉक जो है वह एस और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व अर्थात डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी का बड़ा मध्य भाग डी ब्लॉक में घेरा हुआ है, जिनके दोनों ओर एस तथा पी ब्लॉक स्थित होते हैं। पहले जो है आपका एस ब्लॉक होता है, फिर बीच में डी ब्लॉक होता है और फिर लास्ट में आपका पी ब्लॉक होता है। इनके परमाणुओं में उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके परमाणुओं में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वह डी कक्षकों में भरे जाते हैं। तथा इस प्रकार संक्रमण धातुओं की 4 पंक्तियां अर्थात 3D, 4D, 5D तथा 6D प्राप्त होती है। तो संक्रमण धातुओं की 4 पंक्तियां प्राप्त होती हैं 3D, 4D, 5D और 6D। ठीक है, संक्रमण तत्वों की यह श्रेणियां चित्र 8.1 में दर्शाई गई हैं। तो आइए देखते हैं संक्रमण तत्वों की श्रेणियों को, जो कि 4 भागों में बटी हुई हैं। देखिए ध्यान से, यह आपका टेबल है सारणी 8.1, जिसमें पहला आपका है प्रथम श्रेणी, फिर है द्वितीय श्रेणी और फिर है आपका तृतीय श्रेणी और लास्ट में आपका आएगा चतुर्थ श्रेणी। तो पहला जो श्रेणी है आपका 3D सीरीज है आपका, जो शुरू होता है आपका स्कैंडियम से, जिसका परमाणु क्रमांक Z है 21 और यह समाप्त होता है जिंक पे। ठीक है, किस पे समाप्त होता है? जिंक पे, Zn, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 30। ठीक है, तो पहला जो 3D श्रेणी है वह 21 से शुरू होकर 30 पर समाप्त होता है, स्कैंडियम से शुरू होकर जिंक पे समाप्त होता है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है 3D ऑर्बिटल में भरते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यह 4s है, जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 या 2 होंगे, जबकि 3D में इलेक्ट्रॉन जो है 1 से लेकर 10 तक होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 से ऐसे बढ़ता जाएगा और लास्ट में 10 होगा। यह प्रथम श्रेणी है जिसको 3D कहते हैं। फिर आएगा आपका द्वितीय श्रेणी जिसको 4D कहते हैं। ठीक है, जिसको 4D कहते हैं और यह शुरू होता है आपका एट्रियम से। यह एट्रियम से शुरू होता है और कैडमियम पर समाप्त होता है। एट्रियम से शुरू होकर कैडमियम पर यह समाप्त होता है। फिर आता है आपका तृतीय श्रेणी, जो शुरू होता है आपका, ठीक है, लॉरेंशियम से, नहीं लेंथेनम से, या लेंथेनम से शुरू होता है La अर्थात लेंथेनम से शुरू होता है और यह मरकरी पे समाप्त होता है, Hg पे समाप्त होता है। यह आपकी है तृतीय श्रेणी। ठीक है, जिसे 5D कहते हैं। और फिर लास्ट में आता है आपका चतुर्थ श्रेणी। ठीक है, जिसे 6D कहते हैं। यह आपका एक्टिनियम से शुरू होता है। ठीक है, यह जो है 6D श्रेणी एक्टिनियम से शुरू होता है और यह कॉपर-नीशियम पर समाप्त होता है। यह कॉपर-नीशियम पर यह समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो संक्रमण तत्व हैं उनमें 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिसको 3D, 4D, 5D और 6D से निम्नांकित किया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरी हेडिंग डी ब्लॉक का। वह है आपका डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। डी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं। सामान्य रूप से इन तत्वों के बाह्य कक्षक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D 1 to 10 ns 1 to 2 होता है। ठीक है, तो समान रूप से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? n-1 D 1 to 10। डी ऑर्बिटल में 1 से बढ़ते हुए 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे और s ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यह जो आपका n-1 D 1 to 10 रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहरी कक्षा जो होगा वह n होगा, उससे एक कम n-1 D कक्षक होगा। ठीक है, अगर बाहरी कक्षक आपका 4 है तो यह आपका
4-1 अर्थात 3D होगा। ठीक है, n-1 आंतरिक D कक्षक को इंगित करता है। n-1 जो है वह आंतरिक D कक्षक को इंगित करता है जिनमें 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, बाह्यतम जो है ns कक्षक है। बाह्यतम कक्षक जो है वह ns रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें 1 अथवा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, परंतु n-1d तथा ns कक्षकों की ऊर्जाओं में बहुत कम अंतर के कारण, ठीक है, n-1d और ns कक्षक का जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसमें बहुत कम अंतर होता है। तो बहुत कम अंतर के कारण इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद भी हैं। ठीक है, इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद भी हैं। पुनश्च अर्ध और पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, अगर ऑर्बिटल जो है आधा भरा हुआ है, D5 है, या फिर पूर्ण भरा हुआ है, D10 है, तो उसका स्थायित्व अधिक होता है। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम कुछ तत्वों को लिए हैं। जैसे आपका स्कैंडियम, यह 3D का पहला तत्व है, 3D श्रेणी का स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 21 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ किया गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो बाहरी कक्षा है वो 4s है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो 3D आंतरिक कक्षा है वो n-1 है अर्थात 4-1 3 है, 3d1 जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। आयरन 26 का देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। तो यह बाहरी कक्षा है 4s2 जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पिछली कक्षा जो है n-1d जो 3d है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो पिछली कक्षा होती है उसमें जो n-1d 1 to 10 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं, और वह बाहरी कक्षा से 1 कम होगा। जैसे बाहरी 4 है तो अंदर क्या है 3 होगा। बाहरी जो कक्षक होगी वह ns 1 to 2 होगा। जो बाहरी कक्षक यहाँ पे 4 है इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में, स्कैंडियम और आयरन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। तो आइए देखते हैं किसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप देखो क्रोमियम, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 4s1। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए 3d और 4s की ऊर्जा लगभग बराबर होती है, इसलिए यह d ऑर्बिटल अर्धभरित हो जाता है जिससे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, और 4s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। दूसरा देखें कापर 29 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 4s1 जो बाहरी कक्षा है उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है, और d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात यह पूर्ण भरित कक्षक है और यह ज़्यादा स्टेबल है। तो अर्धभरित हो या फिर पूर्ण भरित हो तो जी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, और यस में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही रह जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 3D सीरीज के बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है d ऑर्बिटल का वह होता है ns। ठीक है, n-1d 1 to 10 और ns 1 to 2 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि परंतु n-1d और ns कक्षों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर के कारण इस सामान्य नियम के अनेक अपवाद हैं। अपवाद को भी आपने देखा क्रोमियम और कापर में। पुनस्तः अर्धभरित और पूर्णभरित कक्षों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 3D श्रेणी के संक्रमण तत्वों जैसे क्रोमियम और कापर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्रतिबिंबित होते हैं। उदाहरण के लिए क्रोमियम में 3d4 4s2 के स्थान पर 3d5 4s1 विन्यास होता है, जैसा कि हमने आपको बताया। 3D व 4s कक्षकों की ऊर्जाओं में अंतर इतना कम है कि वह 4s इलेक्ट्रॉन के 3D कक्षक में प्रवेश को रोक नहीं पाता है। ठीक है, तो 4s का इलेक्ट्रॉन जो है वह 3D में इंटर कर जाता है क्योंकि ऊर्जा में अंतर बहुत कम होता है। इसी प्रकार कापर में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d9 4s2 न होकर 3d10 4s1 होता है। ठीक है, संक्रमण तत्वों के मूल अवस्था में बाह्य कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, सारणी 8.1 में दिए गए हैं। तो बाह्य कक्षकों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो इस टेबल में आप देख रहे हैं 3D सीरीज का भी दिया गया है। जैसे स्कैंडियम 21 है जिसका आप देख रहे हैं 4s यहाँ 2 है, 4s2 हो जाएगा, 3d1 हो जाएगा। इसका आपका हो जाएगा 4s2 3d2 हो जाएगा, 4s2 3d3 हो जाएगा,
4s1 3d5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। उसी तरह से द्वितीय श्रेणी जो है आपका 4d श्रेणी, ठीक है, इसका भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 5s2 हो जाएगा, 4d1 होगा, 5s2 4d2 होगा, 5s1 4d4, इस तरह से लास्ट तक दिया गया है। ठीक है, जो तृतीय श्रेणी है आपका 5d श्रेणी, 5d श्रेणी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। 6s2 5d1, 6s2 5d2, 6s2 5d3, इस तरह से पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। लास्ट में आपका 6d श्रेणी आता है। ठीक है, जो चतुर्थ श्रेणी है, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7s2 6d1, 7s2 6d2, 7s2 6d3, इस तरह जो है लास्ट में आपका, ठीक है, लास्ट में आपका कॉपरनीशियम का दिया हुआ है, सियन का, कॉपरनीशियम सियन का दिया हुआ है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं 7s2 और 6d10 होगा। ठीक है, तो यह जो लास्ट वाले हैं, ठीक है, चाहे वह 3D के हों, चाहे 4D के हों, चाहे 5D के हों, चाहे 6D के हों, उनमें आप देख रहे हैं कि d ऑर्बिटल जो हैं वह कंप्लीट रूप से d10 हैं, अर्थात भरे हुए हैं। ठीक है, तो जब कक्षक पूर्ण भरे होते हैं तब इन्हें संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो देखें ध्यान से, Zn, Cd, Hg, Cn, ठीक है, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य सूत्र n-1 d10 NH2 से प्रदर्शित किए जाते हैं। इन तत्वों की मूल अवस्थाओं तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में इनके कक्षक पूर्ण भरित होते हैं, कंप्लीट रूप से भरित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं माना जाता है। ठीक है ना, तो ये जो है संक्रमण श्रेणी में नहीं माने जाते हैं। संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अन्य कक्षकों यस और पी की अपेक्षा परमाणु की सतह पर अधिक प्रक्षिप्त होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो संक्रमण तत्व हैं वे यस और पी की तुलना में परमाणु की सतह पर अधिक प्रक्षिप्त होते हैं। संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अन्य कक्षकों अर्थात यस और पी की तुलना में की अपेक्षा परमाणु की सतह पर अधिक प्रक्षिप्त होते हैं, अतः वे अपने परिवेश से अधिक प्रभावित होते हैं। तो जो संक्रमण तत्व हैं वे अपने परिवेश से अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि वे यस और पी की तुलना में परमाणु की सतह पर अधिक प्रक्षिप्त होते हैं तथा इसी प्रकार अपने चारों ओर के परमाणुओं अथवा अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। तो जो संक्रमण तत्व हैं वे अपने चारों ओर के परमाणुओं और अणुओं को भी प्रभावित करते हैं। कुछ पहलुओं में एक से विन्यास, ठीक है, कुछ पहलुओं में एक से विन्यास Dn, n जो होगा 1 to 9 होगा, ठीक है, वाले आयनों में समान चुंबकीय और इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें समान चुंबकीय और इलेक्ट्रॉनिक गुण पाए जाते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Dn होता है, अर्थात 1 से लेकर 9 तक होता है। आंशिक रूप से भरित डी कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलाक्षणिक गुण दर्शाते हैं। आंशिक रूप से भरित डी कक्षकों के कारण ये तत्व कुछ अभिलाक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे कि अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं इनकी होगी, रंगीन आयनों का बनना और अनेक प्रकार के लिगैंड के साथ यह संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो जो संक्रमण तत्व हैं जिनमें आंशिक रूप से भरित डी कक्षक होता है जिसके कारण ये तत्व कुछ अभिलाक्षणिक गुण दर्शाते हैं, जैसे कि यह अनेक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखाते हैं, रंगीन आयन बनाते हैं और अनेक प्रकार के लिगैंड के साथ संकुल का निर्माण करते हैं। ठीक है, संक्रमण धातुओं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरकी गुण व अनुचुंबकीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो संक्रमण धातुएं और उनके यौगिक जो हैं वह उत्प्रेरकी गुण और अनुचुंबकीय व्यवहार भी दर्शाते हैं। इन सभी विशेषताओं की विवेचना विस्तार से इस अध्याय में किया जाएगा। ठीक है ना, तो इन सभी विशेषताओं की विवेचना जो है विस्तार से इस एकक में बाद में किया गया है। असंक्रमण तत्वों के विपरीत, ठीक है, असंक्रमण तत्वों के विपरीत संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानताएं अधिक पाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो असंक्रमण तत्व हैं उनकी तुलना में जो संक्रमण तत्व हैं, ठीक है, उनके गुणों में क्षैतिज समानताएं अधिक पाई जाती हैं।
असंक्रमण तत्वों के विपरीत संक्रमण तत्वों के गुणों में क्षैतिज समानताएं अधिक पाई जाती हैं। तथापि कुछ वर्ग समानताएं भी पाई जाती हैं। इनमें कुछ वर्ग समानताएं भी पाई जाती हैं। हम पहले सामान्य अभिलक्षणों तथा उनकी क्षैतिज पंक्ति, प्रमुख रूप से 3D पंक्ति में प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात कुछ वर्ग समानताओं पर विचार करेंगे। निम्न खंडों में हम केवल संक्रमण तत्व के प्रथम श्रेणी की व्याख्या करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम प्रथम श्रेणी की स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हमारा अगला टॉपिक होगा संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण के बारे में। थैंक यू।